ग्लिम्स था जिसके जरिए आप क्या करते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक समझ। तो 22 भाग, ठीक है, फिर उसमें 22 पार्ट्स हैं और फिर उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, लास्ट में फिर कुछ शेड्यूल उसमें ऐड किए गए हैं, सूचियां लिस्टिंग की गई है। तो कितनी सूचियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितना है? 12, ठीक है। मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सूचियां थी? 8। बाद में कितना जोड़ा गया? 4। जरूरत के हिसाब से आर्टिकल, क्या कहते हैं, भाग 20 का यूज करके हमने क्या कर दिया, उसमें संशोधन करके कुछ नई सूचियों को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो थोड़ा सा उसको देख लेना है, उसमें सारी चीजें, ठीक है। मेन जो पार्ट्स था वो हमें स्टार्ट करना था किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 393 उसमें क्या लिखा हुआ है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, जिसमें 392 आर्टिकल्स लिखे गए थे, उसमें उन्होंने सीधे बताया है मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना परिचय दिया है आर्टिकल 393 में कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, क्या बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे आप उस आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल ये एक ग्लिम्स था, ठीक है। कल मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करेंगे, उसका जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो क्या है? पहला जो हमें स्टार्ट करना है वो किस पे स्टार्ट करना है? कीवर्ड्स पर, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पढ़ना है हमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो कीवर्ड्स हैं उनकी समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तब तक उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जब तक इन शब्दों का मतलब हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से कहां तक है? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? 36 से 51, ठीक है। और इसमें यही बताया गया जो आर्टिकल 36 में कि सेम एज आर्टिकल 12, यानी कि कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे एक कीवर्ड है जिसके बारे में क्या? स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या है? राज्य के बारे में हमें देखना है। फिर डीपीएसपी के रेफरेंस में एक टर्म जरूर आता है जिसकी बात करते हैं किस स्टेट की? वेलफेयर स्टेट की। तो स्टेट में ये वेलफेयर का क्या मतलब है? क्योंकि स्टेट के तो कई रूप दिखते हैं। स्टेट का एक रूप दिखता है लेसेस फायर का, ठीक है। स्टेट का एक रूप दिखता है सोशलिस्ट, जहां पे समाजवादी अप्रोच होता है। तो फिर ये तीसरा कौन सा रूप है? वेलफेयर स्टेट। और हमारा जो स्टेट है वो इन तीनों में से कौन सा है? हमारा स्टेट लेसेस फायर के अकॉर्डिंग है, या सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग है, या फिर वेलफेयर स्टेट है? ये हमें वहां पे पहले देखना होगा, ठीक है। तो एक तो स्टेट को समझेंगे, फिर वेलफेयर स्टेट को समझेंगे। फिर दो चीजें हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल ऑफ राइट और डीपीएसपी में एक तरीके से अलग किया गया। कई बार हमें लगता है कि फंडामेंटल ऑफ राइट ज्यादा जरूरी है रादर देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कई बार हमें लगेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा जरूरी है रादर देन फंडामेंटल ऑफ राइट, और कई बार लगेगा कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और इस पर लगातार डिबेट चलते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बेसिक कीवर्ड्स पर बेस्ड हैं। एक वहां पर कीवर्ड है क्या? जिसका नाम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है राजनीतिक लोकतंत्र। और एक जो वहां पर क्या कहते हैं कीवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो अगर इन चार टर्म्स को आप लोग समझ गए, तो मैंने कल क्या कहा था कि किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो उसका सबसे बेहतर स्तर है कि उस टॉपिक के बारे में आपके पास केवल सूचनाएं ना हो, केवल इंफॉर्मेशन ही ना हो, बल्कि उन टॉपिक के बारे में आपके पास में क्या हो? ओपिनियन। अगर ये चार पॉइंट्स आपको समझ में आ गए आज, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपका खुद का एक ओपिनियन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन क्या कहते हैं शब्दों को हमने समझ लिया, देन हम फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाएंगे। ठीक है, और हम फिर देखेंगे कि आखिर इस आर्टिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है। अब सबसे पहला जो इसमें कीवर्ड है वो क्या है? स्टेट। और अब हमें स्टेट को समझना है।
कोई जानता है, मतलब कुछ बता सकते हैं स्टेट के बारे में? इसमें तो लिखा हुआ है, देख के नहीं बोलना है, कुछ वैसे ही कुछ आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 12 में क्या है स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, बहुत क्लियर तरीके से वहां पर आर्टिकल्स 12 में बताया गया है और ये डिफाइन करता है कि स्टेट एज का क्या मतलब है। इंक्लूड करता है वो, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो विधायिका है, कार्यपालिका है, जो केंद्र सरकार की है, चाहे वो अच्छा, और उसको अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? भारत की सरकार। उसके सभी ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे? स्टेट। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी क्या कहलाएंगे? स्टेट। बात समझ में आया? दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारों में जो विधायिका है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी क्या कहलाएंगे? स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं। तो कहा है कि स्टेट का मतलब ये है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के ऑर्गन्स, राज्य सरकार और राज्य सरकार के ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे? स्टेट, विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 के हिसाब से। फिर उन्होंने अपने डेफिनेशन में एक शब्द दिया है और कहा है ऑल लोकल अथॉरिटीज, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये भी लोकल अथॉरिटी हैं, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, पंचायत, चाहे वो जिला पंचायत हो, मंडल पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इसके जो अधिकारी हैं, जो पर्सन है, जो इन चेयर्स को होल्ड करेंगे, वो सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, ट्रस्ट, इस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडीज या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, अथॉरिटीज जिस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, फंडिंग है, रेगुलेशन बनाती है, ये सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? स्टेट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? स्टेट। तो स्टेट की परिभाषा को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार खुद में स्टेट है, उनके द्वारा कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, वो चाहे फंड कर रहे हो, चाहे रेगुलेट कर रहे हो, चाहे जो भी, उनसे जुड़े हुए जितनी भी संस्थानें हैं वो सब क्या कहलाएंगी? स्टेट कहलाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो स्टेट का डेफिनेशन आखिर डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? स्टेट का डेफिनेशन डिफाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट जो प्रोवाइड कराएंगे, आप किससे मांगेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ राइट्स? वो कौन देगा? जो संविधान ने किसको ये जिम्मेदारी दी है, कौन प्रोवाइड कराएगा? स्टेट। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो फंडामेंटल ऑफ राइट हैं वो आपको क्या हो? मिले। और अगर भाई कब आप जाएंगे स्टेट के अगेंस्ट में? जब आपके फंडामेंटल ऑफ राइट का वायलेशन होगा, जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। मतलब जितना भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया है, अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, और वहां पर वो कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसा एक्ट है जो आपके फंडामेंटल ऑफ राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधे उनके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? उन वायलेशन की बेसिस पर आर्टिकल 32 में तो जा ही सकते हैं, अनुच्छेद 32 के अंदर। और फिर कहां जा सकते हैं? 226 में, आर्टिकल 226 में। वो कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है स्टेट की डेफिनेशन इसलिए बतानी पड़ी जिससे कि नागरिकों को, सिटीजन्स को यह पता चल सके कि आखिर वह अथॉरिटी कौन है जो हमारे फंडामेंटल ऑफ राइट्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आया? मूल अधिकारों के लिए, आपके मूल अधिकारों का इन्फोर्समेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, और उसके लिए बहुत आसान तरीके से वहां पर स्टेट के डेफिनेशन को क्या कर दिया गया? बता दिया गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो फंडामेंटल ऑफ राइट, और इसी वजह से आप देखिए कि फंडामेंटल ऑफ राइट में बताया गया तो अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। और जहां पर आर्टिकल 12 में किसका डेफिनेशन दिया गया है? स्टेट का डेफिनेशन। कि पहले आप जान जाइए कि स्टेट कौन है, किसके अगेंस्ट में ये मूल अधिकार क्या किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो 14 से लेकर 35 तक आपका फंडामेंटल ऑफ राइट कहां से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 14 से। 14 से लेकर 32-35 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं वो किसके अगेंस्ट में होंगे? यहां पर आपके स्टेट के अगेंस्ट में। ठीक है, स्टेट क्लियर है?
किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब स्टेट की बात हो रही थी तो वहां पर फिर हमने कहा कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कल्याणकारी राज्य। ऐसा स्टेट जो वेलफेयर की बात करे, कल्याण की बात करे, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है, तो यहां पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ वेलफेयर स्टेट इज ए स्टेट दैट कमिटेड टू प्रोवाइडिंग बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर इट्स सिटीजन्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम मार्केट्स रिस्क एसोसिएटेड विद ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट या वेलफेयर। तो यहां पर जो वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कि वो अपने नागरिकों को कुछ सुरक्षा क्या करे, प्रदान करे। कैसी सुरक्षा, जैसे फंडामेंटल ऑफ राइट तो आपको मिल गया, वो कहां से मिला, 12 से 35 के बीच में। तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है, क्योंकि भाई वेलफेयर स्टेट में अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोग हैं उनके अंदर जो सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिक स्टेटस है क्या समान है, सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या बराबर होता है, नहीं, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आप देखें कि जैसे स्वतंत्रता के टाइम पे, यानी कि स्वतंत्रता के पहले क्या गरीबी थी कि नहीं थी, लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज थे या नहीं थे, सोशियो कंसर्न में थे या नहीं था, अनटचेबिलिटी समाज में था या नहीं था, लोग गरीब थे या नहीं थे। तो फंडामेंटल ऑफ राइट तो इंडिविजुअल को तो मिल गया, ठीक है, इंडिविजुअल की बेसिस पर। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ राइट में दिए क्या गए हैं, फंडामेंटल ऑफ राइट में दिए गए हैं आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, लॉ के सामने आपको इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा आपको कैसे मिलेगी, अनटचेबिलिटी वहां पर एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन एम्पावरमेंट कैसे आपको मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छा, जो गरीब हैं वो गरीबी से आगे कैसे आएंगे। तो इसका मतलब यह है स्टेट जो अभी फंडामेंटल ऑफ राइट को प्रोवाइड करा रहा था, यानी कि मूल अधिकार को वहां पर प्रोटेक्ट कर रहा था, उसी के साथ में हमें राज्य की एक और भूमिका की जरूरत पड़ेगी जो लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर सके। कैसा वेलफेयर, कि उन्हें काम करने का अधिकार मिले, ठीक है, उन्हें मिनिमम वेजेस तो मिले ही मिले काम करने के आधार पे कि इतना, हाँ इतनी सैलरी हो, उनको एक सामाजिक सुरक्षा हो, एक उनकी आर्थिक सुरक्षा हो। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कि वो जो स्टेट 12 में था वो ऐसा काम करे जिससे कि उसके देश के नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशियो और इकोनॉमिक, ये दोनों ही सिक्योरिटी क्या हो सके, इंश्योर कर सके। बात समझ में आए, जहां फंडामेंटल ऑफ राइट क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल आपके अधिकार हैं, व्यक्तिगत आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, लेकिन सोशियो जो आपका स्टेटस है, इकोनॉमिक जो स्टेटस है, उसके लिए आपको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे विमेन है, ठीक है, पैट्रियोटिकल सोसाइटी था, तो विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, आप देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फंडामेंटल ऑफ राइट के स्कीम में आएगा या फिर डीपीएसपी के स्कीम में, या वेलफेयर स्टेट के उसमें, वेलफेयर स्टेट के उसमें आएगा, क्योंकि ये सारी जो योजनाएं हैं ये शायद सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। या आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, जनधन योजना जो आया वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है, यानी कि स्टेट को केवल मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के साथ ही वहां पर जरूरी नहीं, स्टेट का एक काम ये भी है कि ऐसे नागरिक जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो वंचित हैं, जिनका लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, उनको भी वहां पर क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, एक वेलफेयर, उनके कल्याण की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो जो वेलफेयर स्टेट है ये लोगों के वेलबींग के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। यानी कि अब आपको स्टेट के कितने रोल समझ में आ रहे हैं, दो। एक क्या है, फंडामेंटल ऑफ राइट में उनका जो मूल अधिकार है वो उन्हें क्या करना, देना। दूसरा क्या काम है कि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो वंचित समाज से हैं, जैसे ट्राइब्स हैं। आप देखिए ट्रांसजेंडर्स के बारे में, क्या आपने कभी अपने क्लास में ट्रांसजेंडर्स को अपने साथ बैठे हुए देखा है आज तक, कभी, क्लास 1 से लेकर 12 तक? अभी देख रहे हैं? क्या आपने कभी देखा कि वो नौकरियों में वहां पे आ रहे हैं? तो ऐसे सेक्शंस के लिए अगर
स्टेट नहीं होता तो ऐसे सेक्शंस के लिए कौन काम करेगा? तो इसका मतलब ये है कि स्टेट की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए, उनके वेलबींग के लिए भी क्या करे? काम करे। जब स्टेट इस तरीके का काम करता है तो ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं? क्लियर है? यह बात समझ में आ रहा है? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? दो तरीके का और वहां पर स्टेट के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक है लेसेस फेयर का, और एक है सोशलिस्ट अप्रोच का। स्टेट या तो वेलफेयर हो सकता है, स्टेट या तो लेसेस फेयर एटीट्यूड का हो सकता है, या स्टेट क्या हो सकता है? सोशलिस्ट हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि इंडिया में कौन सा चाहिए आपको। मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप ही लोग हैं, ठीक है? तो लेसेस फेयर में क्या होगा? लेसेस फेयर में, अच्छा उस टाइम के एरा में ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी स्टेट की सबसे ज्यादा फेमस थी। इसमें क्या होता था? इसमें लेसेस फेयर के कॉन्सेप्ट में कि स्टेट का जो रोल है वो बहुत कम होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर सोसाइटी के मामलों में या इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, खासकर इकोनॉमी के टर्म्स में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो स्टेट होगा, और स्टेट का मतलब वो सरकारें, वो अथॉरिटीज, उनका समाज में जो इंटरफेरेंस है या सोसाइटी में जो इंटरफेरेंस है वो बहुत क्या होगा? कम होगा, ठीक है? और सोशलिस्ट जो स्टेट की बात हो रही है, यहां पर सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमी है इसका कुछ हिस्सा राज्य अपने पास रखेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब इकोनॉमी का पूरा जो हिस्सा है वो किसके पास होगा? स्टेट के पास होगा। और वो आवश्यकता के हिसाब से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनको जरूरत है उनका। जैसे सोशलिस्ट अप्रोच कहां पे था? रशिया में था, ठीक है? वहां पर क्या है कि स्टेट के पास ही पूरी इकोनॉमी की वहां पर क्या है? चीजें हैं, उसमें जो इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन्स हैं उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो तीन आपको वर्क या वर्किंग बिहेवियर के आधार पर आपको तीन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक स्टेट ऐसा है जो 12 में अभी हमने देखा, जो वेलफेयर की बात करता है, जो अपने लोगों के कल्याण की बात करता है, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करता है, उनके लिए स्कीम्स की बात करता है, उनकी सोशियो स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करता है, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करता है। अच्छा, इकरा आपको जाना है? ठीक है, जाइए। ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टेट का जो रोल है वो कैसा है? लेसेस फेयर का है, जहां पे स्टेट का जो रोल है वो बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, वो अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे। तीसरा ये है कि जो रिसोर्सेस हैं उस पर पूरा कंट्रोल किसका है? स्टेट का है। वो अपने हिसाब से उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है। आपको इन तीनों स्ट्रक्चर में स्टेट का कौन सा फंक्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है इंडिया के रेफरेंस में? कौन सा? वेलफेयर स्टेट। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर भारत 1950 की सिचुएशन में, अच्छा ये सब बातें कहां हो रही हैं? ये सब बातें हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अभी हम ये देख रहे हैं कि डीपीएसपी की भूमिका क्या है, डीपीएसपी की जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट तो हम दे चुके हैं पार्ट 3 में 12 से 35। जो भी अधिकार चाहिए थे एक आदमी के विकास के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के विकास के लिए, वो हमने सब दे दिया है 12 से 35 के बीच में। तो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बेसिस पर मैं सारी बातें कर चुका हूं। अब क्या स्टेट का क्या रोल बचा है? तो कह रहे हैं भाई स्टेट के रोल में ही है, या तो आप इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, आपका पूरा इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल हो जाए, इस सोशलिस्ट अप्रोच में आ जाइए, आपका जो इंटरफेरेंस है वो रिसोर्सेज वो पूरा कंट्रोल हो जाए, या आप इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए वेलफेयर स्टेट के रूप में, जहां पर आप अपने लोगों को, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनके वेलफेयर की बात करें।